हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे और चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि भौतिक विकास किस तरीके से होता है, भौतिक विकास के क्या टाइप्स हो सकते हैं, भौतिक विकास के क्या सिद्धांत हो सकता है कि बुद्धि का विकास किस तरीके से होना चाहिए बालकों में। उसी सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं ये जो भौतिक परीक्षण किया जाता है बच्चों में, वो भौतिक परीक्षण किस किस तरह का होता है और कौन कौन से बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। उसी में सबसे पहला जो बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो सबसे पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अर्थ है, नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग परीक्षण करना। तो इस परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा। जैसे मौखिक परीक्षाएं होती है एग्जाम में, स्कूलों में, उसमें क्या होता है, मौखिक परीक्षा में एक टाइम में सिर्फ एक बच्चे का एग्जाम लिया जाता है। तो उसी तरह से वो जो टेस्ट होता है मौखिक परीक्षा कैसे होती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, मतलब उस एक टाइम में सिर्फ एक ही बच्चे से पूछा जाता है। अब वो एक पूछना भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है या फिर कुछ गतिविधि या कुछ कार्य करवा कर भी वो टेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है किस तरीके का हो गया, शाब्दिक कैसा हो गया, मतलब पूछकर हो गया शब्दों के द्वारा, या जो रिटर्न टेस्ट होता है एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चे का रिटर्न टेस्ट ले लिया, ठीक है, तो वो शाब्दिक हो गया। अशाब्दिक कैसा हो गया, लिखने वाला नहीं हो गया, सिर्फ बोलने वाला हो गया, जो वर्बल होता है वो टेस्ट हो गया, उसमें भी एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चे का टेस्ट हो रहा है, तो वह अशाब्दिक हो गया। और क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक का अर्थ क्या हो गया, क्रिया का मतलब है करना, मतलब कोई गतिविधि करवा कर उसके द्वारा फिर जो टेस्ट किया जाएगा वो होगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत एक समय पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, अब इस टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो उसमें सबसे पहली विशेषता है कि परीक्षार्थी का परीक्षणकर्ता के साथ मधुर संबंध आवश्यक होता है। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है, उसमें भी अगर दोनों, मतलब जो बच्चा है, जो बालक है, तो बालक क्या हो गया, परीक्षार्थी हो गया, और परीक्षणकर्ता कौन हो गया, टीचर हो गया। मतलब अगर जो बालक है वो टीचर से घबरा रहा है तो वो उसका वो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, वह डर जाएगा, सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, सही से लिख नहीं पाएगा, सही से या फिर गतिविधि नहीं कर पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो टीचर और बच्चे के बीच मधुर संबंध आवश्यक होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ घुले मिले हुए होना चाहिए, तभी वो जो बुद्धि परीक्षण है वो इजीली हो पाएगा। फिर अगली विशेषता है, परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी की बुद्धि का गहन अध्ययन करता है। मतलब जो टीचर होता है, मतलब जब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो इसमें क्या होता है, बालक से प्रश्न पूछेगा, बालक उसका जवाब देगा, तो उस समय उस टीचर का ध्यान से बच्चे पर होता है, उस समय से बच्चे पर ध्यान होगा, तो मतलब जो बच्चे की जो कैपेसिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, टीचर उसका जो इजीली अध्ययन कर सकता है, उसे अच्छे से पहचान सकता है कि हाँ ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, उसे इतने क्वेश्चंस के आंसर पता है, इसका ज्ञान इतना है, इसका बुद्धि इतना है, ये सब पता कर पाएगा। क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंट है, उसका ध्यान कहीं और बटा हुआ नहीं, उसका ध्यान सिर्फ उस एक बच्चे पर होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी होता है। मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशंस वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में वगैरह, मतलब जो डॉक्टर होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेशेंट का ध्यान रखता है ना। जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें सिर्फ या तो वो पेशेंट होता है या नर्स या फिर डॉक्टर्स होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो उस डॉक्टर का ध्यान किस समय होता है, उस समय सिर्फ उस पेशेंट पे होता है कि मुझे अपने इस पेशेंट को बचाना है, उसके अलावा आसपास कोई नहीं होता। तो उस समय क्या होगा, वो जो टीचर, जो डॉक्टर है, वो अपना जितना भी ज्ञान है, अपना कितना भी नॉलेज है, वो सब उसे ठीक करने में लगा देता है। तो उस समय क्या हो गया, व्यक्तिगत परीक्षण हो गया कि उस समय किसका टेस्ट है, उस डॉक्टर का टेस्ट हो रहा है कि वह अपने ज्ञान को किस तरह यूज़ कर रहा है उस पेशेंट को बचाने के लिए। तो इसमें क्या आ गया, ये भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। फिर और है, परीक्षण करता हुआ परीक्षार्थी का आमने सामने संबंध होता है। ये तो पता ही है, व्यक्तिगत हो रहा है तो या तो वो टीचर होगा, टीचर और वो बच्चा, यही दो लोग होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए, जो टीचर सवाल पूछेगा उसका जवाब बच्चा देगा, और जो बच्चा जवाब देगा वो टीचर सुनेगा। तो ये सिर्फ ये दोनों ही, और कोई नहीं होता, तो आमने सामने हुए। इसके परिणाम काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके जो परिणाम होंगे वो काफ़ी विश्वसनीय होंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, सिर्फ टीचर और बालक होता है, उसमें सिर्फ टीचर और बालक होता है, जिससे जो बालक, टीचर जो पूछना चाहेगा, बालक उसका आसानी से जवाब देगा, क्योंकि जो टीचर और बालक में क्या होते हैं, मधुर संबंध होते हैं।
दोनों एक दूसरे से पहचान रहे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, बालक टीचर के साथ कंफर्टेबल है, तो टीचर जो कुछ पूछेगा वह बालक अपने जवाब दे पाएगा, आसानी से दे पाएगा। अगर जब बालक आसानी से दे पाएगा तो वो सही सही जवाब देगा, तो उससे जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, काफ़ी विश्वसनीय होगा, मतलब बहुत शुद्ध होगा। फिर है कुशल एवं योग्य परीक्षणकर्ताओं की आवश्यक होती है, मतलब ऐसा टीचर उस समय चाहिए कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में वो टीचर हमें चाहिए कि जो बालक का जो गुण है वो आसानी से पहचान सके, वो बालक कितना इंटेलिजेंट है उससे ऐसे सवाल पूछे कि बालक जवाब आसानी से दे सके। तो उसके लिए कैसे टीचर चाहिए, कुशल और योग्य, मतलब टीचर खुद भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसे सब कुछ मालूम होना चाहिए कि बालक से किस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे कि बालक उसका आंसर दे दे, और कैसे सवाल पूछे कि मेरा जो सवाल है बालक को समझ आ जाए। ऐसे टीचर की आवश्यकता होती है। अब ये तो थी इसकी विशेषताएं, अब इसकी कुछ कमियां भी होगी, या क्या होने पर कि ये परीक्षण नहीं हो सकता, कि इस परीक्षण में क्या कमी है। सबसे पहली कमी है कि मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन करते समय काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि उस समय क्या होता है, एक टीचर और एक बच्चा, यही दो लोग होते हैं, टीचर और स्टूडेंट यही दो लोग होते हैं। तो इस समय जो टीचर पूछेगा बालक उसका जवाब देगा, लेकिन बालक जब जवाब देगा तो उस समय सिर्फ टीचर ही सुनने वाला है, तो टीचर को अकेले को उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है प्रशिक्षित योग्य कुशल परीक्षणकर्ताओं के अभाव में इसका प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है। ये बात भी है, क्यों है, क्योंकि हमने अभी विशेषता पर तब क्या पढ़ा था, कुशल और योग्य परीक्षणकर्ताओं की आवश्यक होती है, मतलब उस समय सिर्फ बालक और शिक्षक होता है। जब यही दो लोग होते हैं तो बालक, टीचर को खुद भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, वह खुद इंटेलिजेंट होगा तभी बालक से प्रश्न पूछ पाएगा, ये सवाल कर पाएगा, है ना। तो अगर ऐसे टीचर ही नहीं होंगे तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ऐसे टीचर भी होने चाहिए। अगर ऐसे टीचर की कमी होगी तो ये इसकी कमियां हो गई, अगर ऐसे टीचर होंगे नहीं तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो ही नहीं पाएगा। ये तो था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। फिर इसके बाद और आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक किसमें हो जाएगा, सारे बच्चों का एक साथ परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा परीक्षण है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पहला व्यक्तिगत हो गया, एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का टेस्ट करना। अब है सामूहिक, मतलब एक टाइम पे टीचर एक ही है लेकिन जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का एक साथ टेस्ट करना, वो किस में आ जाएगा, सामूहिक में। तो इसमें देखते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आएंगे या इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी सबसे पहली विशेषता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु अधिक शिक्षित, योग्य, कुशल और प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। वही सेम बात, टीचर तो खुद इंटेलिजेंट होने चाहिए तभी बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी बच्चों को पूछ सकेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रशिक्षित मतलब पढ़े हुए, योग्य, कैपेबल एवं कुशल परीक्षणकर्ता आवश्यक। टीचर ऐसे होने चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए इसमें, थोड़े ही समय में व्यक्तियों के विशाल समूह का बौद्धिक परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक समूह के रूप में मतलब अधिक व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण। अधिक व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण। और इसकी क्या विशेषता है,
अल्प बचत में अनेक व्यक्ति का किया जा सकता है। जब हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे उसमें देखा था एक टाइम पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का हो रहा है, ठीक है, एक ही बच्चे का टेस्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो बाकी तो और तो कितने बच्चे होंगे, अगर पूरी क्लास का करना होगा तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी क्लास का एक ही साथ एक ही टाइम पे किया जा रहा है तो उससे टाइम कम लग गया, तो इससे क्या हो जाएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम समय में अनेक व्यक्तियों का कम समय में अनेक व्यक्तियों का परीक्षण। तो इससे समय बच गया, समय की बर्बादी कम हुई। और क्या विशेषता है इसकी? परीक्षार्थी परीक्षा काल में परीक्षक के व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होता, निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक परीक्षा देता है। जब सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, जैसे मान लो जब वार्षिक अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा होती है उसमें सारे बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का एग्जाम हो गया, जैसे बोर्ड एग्जाम स्कूल के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें जितने बच्चे होते हैं सभी का एक साथ होता है। जब इस तरह के एग्जाम होते हैं तो बच्चा क्या लिख रहा है वो स्वतंत्र रूप से रहता है, वो जो मर्जी होता है उसे जिस तरीके से आता है वो उस तरीके से लिख सकता है। तो इससे में क्या होता है, बच्चे का और टीचर का पर्सनली इंटरेक्शन नहीं होता। पर्सनली इंटरेक्शन कब होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही होता है। लेकिन जब सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उस समय सिर्फ स्टूडेंट और टीचर नहीं होते, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं। तो उस समय जो बालक जो कुछ सीखता है उसे जिस तरह का भी ज्ञान है वह खुद लिख सकता है, पर्सनली टीचर उस पर अटेंशन नहीं देता है। तो बालक अपने अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक अपने ज्ञान को लिख सकता है। तो इसमें क्या होता है, परीक्षार्थी और परीक्षणकर्ता का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता। व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता। ये सभी क्या थी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं या सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस तरीके से होता है और इस परीक्षण में क्या किया जाता है, ये था। अब इस परीक्षण की भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। अब इस परीक्षण की कमियां क्या है? सबसे पहली कमी है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की भांति इस परीक्षण द्वारा परीक्षार्थी के बुद्धि का गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होगा, अब बालक को मतलब जो स्टूडेंट और टीचर है उसका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब बच्चे को जो आ रहा है जैसे आ रहा है वो खुद से लिख रहा है। अब उसको सही आ रहा है या वो किसी से पूछ के लिख रहा है, जिसमें बच्चे का खुद का दिमाग नहीं है। अब बच्चा तो चीटिंग करके भी पेपर कर सकता है, ठीक है। अब बच्चे ने चीटिंग करके पेपर कर लिया, अब जब टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो उससे तो क्या लगेगा ये उससे बच्चे ने लिखा है। तो अब बच्चे के जितना IQ है, बच्चा जितना इंटेलिजेंट है वो टीचर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने जैसे तैसे करके सिर्फ कॉपी भरी है। अब उसका खुद का दिमाग कितना है वो टीचर को पता नहीं चलेगा। तो इस परीक्षण के द्वारा क्या होता है कि परीक्षार्थी के वास्तविक मानसिक स्थिति का ज्ञान नहीं। क्योंकि जब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो टीचर और स्टूडेंट सिर्फ वो दो नहीं होते, टीचर जो पूछेगा उस बच्चे को खुद को बोलना पड़ता है। तो बच्चा को जिस तरीके से आता है उसका दिमाग कितना है वो टीचर को पता चल जाता है। लेकिन जब सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो सारे स्टूडेंट एक साथ होते हैं और बच्चा किसी भी तरीके से पेपर कर सकता है। टीचर किसी से पूछ कर सकता है, नकल से कर सकता है, लेकिन टीचर को ये पता थोड़ी चलेगा। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट का जो रियल IQ होता है उसका पता नहीं चलता। और क्या कमी थी इसकी? समस्यात्मक, मंद बुद्धि एवं कम आयु के बालकों के लिए यह परीक्षण उपयुक्त नहीं है। क्योंकि जब सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो इसमें तो जो पढ़ लिख सकते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वही दे सकते हैं। जिनमें दिमाग कम है या जो कम छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया, इसकी दूसरी कमी हो गई, मंद बुद्धि या फिर छोटे बच्चे कम आयु के। कम आयु के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होता।
तो ये कौन सा था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत और सामूहिक एक दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा बुद्धि परीक्षण आएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तीसरा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो तीसरा देखते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका अर्थ भी इसके नाम में ही है। शाब्दिक शब्द मतलब वो परीक्षण जिसमें शब्दों का यूज किया जाता है। अब शब्दों का यूज किस में होगा? लिखने में। तो ये कैसा हो गया? लिखित। ठीक है। अब और शब्दों का यूज कहाँ पे होगा? जो पढ़े लिखे होंगे वही लिखित रूप से कर सकते हैं। तो ये टेस्ट किसके लिए होगा? पढ़े लिखे लोगों के लिए या फिर शिक्षित लोगों के लिए। ठीक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अर्थ क्या है? वह परीक्षण या वह टेस्ट जिसमें शब्दों का यूज किया जाता है। शब्दों का यूज कब होगा? लिखने में। तो ये टेस्ट कैसा होता है? लिखित होता है। और जो पढ़े लिखे होंगे वही लोग ये टेस्ट कर पाएंगे। तो ये टेस्ट पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें पेपर और पेंसिल का यूज किया जाता है। और क्या होगा? पेपर पेंसिल का यूज किया जाता है। पेपर पेंसिल का यूज किया जाता है। तो ये क्या होगी? ये तो इसकी होगी विशेषता। अब इसकी भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो इस परीक्षण की क्या कमियां होती है? तो सबसे पहली कमी क्या होगी इसकी? इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है केवल इसके लिए, केवल पढ़े लिखों के लिए होगा। सही है, नाम से पता चल रहा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो शब्दों का यूज होगा, भाषा का यूज होगा। तो इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही आएंगे। तो ये अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। इसकी पहली कमी क्या हो जाएगी? अनपढ़ लोगों के लिए नहीं। पहली कमी क्या हो जाएगी? अनपढ़ लोगों के लिए नहीं। अब दूसरी कमी क्या हो जाएगी? इस परीक्षण का उपयोग काफ़ी सीमित होता है, क्योंकि परीक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार करने के लिए शिक्षित, योग्य और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये टेस्ट पढ़े लिखे लोगों के लिए हो रहा है, तो इसमें पेपर बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए टीचर भी कैसे चाहिए? जो खुद पढ़े लिखे होंगे। तो किसके टीचर की आवश्यकता होती है? प्रशिक्षित कुशल परीक्षणकर्ताओं की। तो ये टेस्ट कौन सा है? शाब्दिक। इसमें भाषा का यूज़ किया जाता है, शब्दों का यूज़ किया जाता है। इसे सिर्फ पढ़े लिखे लोग देंगे। पढ़े लिखे लोग देंगे तो और पेपर पेंसिल का यूज़ करेंगे। और इसकी कमियाँ क्या होगी? ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोगों के लिए ये होगा नहीं। और इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं तो टीचर भी कैसे होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए। फिर अगला टेस्ट क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा, ये शाब्दिक है तो अगला टेस्ट हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अगला टेस्ट है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चौथा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका नाम से पता चला अशाब्दिक, इसमें भाषा नहीं है। भाषा नहीं है तो पढ़े लिखे लोग भी होंगे, क्योंकि बिना भाषा को इस पढ़े लिखे लोग भी करेंगे और अनपढ़ लोग भी करेंगे। तो ये टेस्ट दोनों के लिए होता है। ये उसका शाब्दिक का अपोजिट ही है बिल्कुल। तो इसकी जो पहली विशेषता क्या हो जाएगी? इस परीक्षण के द्वारा दो संस्कृतियों या दो व्यक्तियों के बुद्धि की तुलना की जाती है।
सबसे पहला हो जाएगा सबसे पहला यही हो जाएगा, भाषा का प्रयोग नहीं, क्योंकि अशाब्दिक है, भाषा का प्रयोग नहीं होता। ये पहली विशेषता। फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, मतलब इस परीक्षण के द्वारा जो भी रिजल्ट आएगा वो काफ़ी कैसा होगा, विश्वसनीय होगा। तो इसका परिणाम अधिक वैध, वैलिड और विश्वसनीय। अधिक वैलिड और विश्वसनीय होता है। और इसकी विशेषताएं हैं, इस परीक्षण के में प्रश्नों की रचना अति प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। मतलब इस टेस्ट में फिर जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रश्नावली प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जाती है। तो ये क्या होगी, इसकी विशेषता ये होगी, इसमें भाषा का यूज़ नहीं होगा, इसका जो परिणाम होगा अधिक वैलिड होगा और ट्रस्टेबल होगा। फिर इसकी कमियां क्या होगी, तो इस सिद्धांत की कमियां क्या होती है, मतलब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब ये पढ़े लिखे को के लिए भी होगा, अनपढ़ के लिए भी होगा। अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए। फिर अगला जो टेस्ट है वो है पहला व्यक्तिगत, फिर उसी का अपोजिट सामूहिक, फिर शाब्दिक, फिर उसी का अपोजिट अशाब्दिक। फिर अब है समय सीमा रहित। अगला टेस्ट है समय सीमा युक्त परीक्षण। नाम से पता चल रहा है समय सीमा युक्त, मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें टाइम लिमिट होती है। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें समय सीमित होता है, मतलब एक परफेक्ट, मतलब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो टेस्ट किया जाए, इसमें समय सीमित होता है। जैसे मतलब एजुकेशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें टाइम लिमिट होती है, जैसे 2 घंटे में पेपर करना है, 3 घंटे में पेपर करना है, तो वो वाले टेस्ट क्या होते हैं, समय सीमा युक्त परीक्षण होते हैं। और इसमें किया जाता है, और इसमें क्या होगा, इस टेस्ट के द्वारा क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम देने वाला बच्चा होता है, परीक्षार्थी, उसकी जो स्पीड कैसी है उसका ध्यान रखा जाता है। तो इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी परीक्षार्थी के प्रश्न हल करने की गति को देखा जाता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, समय सीमा में युक्त, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, समय होगा, समय का ध्यान रखा जाता है, परफेक्ट टाइम होता है। इसमें क्या होगा, और मतलब इसी टाइम में बच्चा कितनी स्पीड से प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, पेपर को सॉल्व कर रहा है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है।
अगला टेस्ट है ये समय सीमा युक्त, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समय सीमा रहित परीक्षण। समय सीमा रहित परीक्षण, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसमें क्या हो जाएगा, टाइम की लिमिट नहीं होती, समय असीमित होता है। और क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टाइम प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करने होते थे, उसकी जो स्पीड थी उसको देखा जाता था। और इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट होता है वो आसानी से मतलब जितना टाइम चाहिए उतना ले सकता है। तो इसका दूसरी विशेषता हो जाएगी परीक्षार्थी जितना चाहे उतना समय ले सकता है। तो ये कौन सा टेस्ट था, समय सीमा रहित परीक्षण। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था बुद्धि के परीक्षण, मतलब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस किस तरीके से किए जा सकते हैं। फिर इससे अगला जो चैप्टर है, अगला टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।